कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया के। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन नई दिल्ली और पीपल्स इनिशिएटिव लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव लखनऊ में, जिस प्रोजेक्ट को कंसीव और डिजाइन किया है डॉक्टर आर श्रीधर, श्री आलोक वर्मा जी और श्री अरविंद नारायण मिश्रा जी ने। रेडियो कोऑर्डिनेटर हैं अरविंद नारायण मिश्रा जी और प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर हैं कुश त्रिपाठी। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं एक बार आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगी जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और सपोर्ट करने के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच में कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की मदद और सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार फिर से नंबर रिपीट कर देती हूँ, आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567। इस नंबर पे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, ओल्ड एज होम्स से लेकर लीगल गाइडेंस, इमोशनल सपोर्ट और बुजुर्गों के शोषण के केस में डायरेक्ट इंटरवेंशन और निराश्रित बुजुर्गों को रेस्क्यू कराने तक सभी प्रकार के सपोर्ट के लिए कॉल किया जा सकता है। अब आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। मैं हूँ तृप्ति और ये कार्यक्रम आप तक लेकर आ रहे हैं अनुभव लखनऊ। नमस्कार मित्रों, अनुभव के मंच पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं प्रभु झिंगरन आपसे मुखातिब हूँ और आज की बातचीत बेहद दिलचस्प बातचीत इसलिए होने जा रही है कि आज हमारे बीच हसन काज़मी हैं। हसन काज़मी एक ऐसा नाम है, न जाने कितने मुशायरे इन्होंने लूट लिए, कितने जमा दिलों की धड़कनें इनकी नज़में और इनकी शायरी बनी रही और आज भी बनी हुई है। ये पता नहीं इनकी उम्र का क्या राज है, इनकी जिंदादिली का क्या राज है, मैं आज तक नहीं समझ पाया। लेकिन कुल मिला के हसन काज़मी एक जिंदादिल इंसान है, एक बढ़िया शायर हैं और सबसे बड़ी बात कि ये हमेशा नया कुछ गढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। इसलिए निश्चित तौर पे आज हसन काज़मी के साथ होने वाली ये बातचीत बहुत दिलचस्प होने वाली। हसन काज़मी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस हमारे मंच पर और उम्मीद है कि आप भी हमारी बातचीत को एंजॉय करेंगे। थोड़ा सा हमारे जो श्रोता हैं जो सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को, अपने बारे में थोड़ा सा संक्षेप में उनको बता दें। मेरी पैदाइश तो कानपुर हुई। अच्छा। और दौरान तालीम शायरी का सिलसिला शुरू हो गया और फिर एक मुशायरों में जाने लगे और बड़ी बड़ी शख्सियतों में से जैसे कुंवर महन सिंह बेदी साहब, कैफी आज़मी साहब जिन्होंने मुझे बेटा बनाया था, निदा फाजली साहब, मजरू सुल्तानपुरी साहब, ये सारी शख्सियतें ऊपर वाले का कृपा रही और उनकी दुआएं रहीं कि उन्होंने मुझे अपनी शफ़क़तों से, दुआओं से नवाजा और ये सिलसिला कारवां चलता इनके रहा। साथ आपने मंच भी शायद। हाँ, मैं उन खुशनसीब लोगों में हूँ जैसे बशीर बद्र उस अकेले खुशनसीब हैं कि बशीर बद्र जब एमए में पढ़ रहे थे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, तो मॉडर्न पोइट्री के हवाले से खुद अपने आप को पढ़ रहे थे। एक सब्जेक्ट था मॉडर्न पोइट्री का, उसमें बशीर बद्र भी शामिल थे। तो ये हमारे लिए बहुत बड़े फ़ख्र की बात थी और मैं समझता था कि ये तो किसी के हिस्से में नहीं आ सकता जो डॉक्टर बशीर बद्र साहब के। लेकिन एक अल्लाह ताला ने मेरे साथ और एक खुशनसीबी जोड़ी कि मैंने जिन शख्सियतों को पढ़कर, चाहे वो फैज़ अहमद फैज़ हो, कैफी आज़मी हो, मजरू सुल्तानपुरी हो, जानिसार अख्तर हो, इन सब के जिनको पढ़ पढ़ के मैंने डिग्रियां हासिल की, एमए और बीए की, उन शख्सियात के साथ मैंने मुशायरे स्टेज शेयर किए। ये बहुत बड़ी बात है कि उनको पढ़ पढ़ के हमने उनके साथ जो किया, उनको वाक़यात बताया। हमने कहा मैंने आपको पढ़ के मेरी जो एमए और बीए की डिग्री है वो आपके सबब मिली और मेरी खुशनसीबी कि मैं आपके साथ सफ़र कर रहा हूँ इन मुशायरों में और स्टेज पे। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और एक चीज़ प्रभु जी, आप भी उसी का हिस्सा हैं कि मैं कानपुर में होता था और लखनऊ दौड़ दौड़ के आता था और स्टेज पे जब वो अनाउंसमेंट होता था, कुछ हमारे साथी थे जैसे मोहम्मद अली मौज रामपुरी साहब और ज़ुबैर रिजवी साहब, इनका नाम जब शायरी के लिए अनाउंस होता था माइक पे, तो लास्ट में एक जुमला कहा जाता था कि ये
आकाशवाणी से भी वाबस्ता हैं वाह, या ये रेडियो से भी वाबस्ता हैं। तो ये लगता था कि ये बहुत बड़ा जो आम कैफी आज़मी है मजरू सुल्तानपुरी को ये हक नहीं हासिल है, ये उनके साथ हासिल है, ये अलग उस डिफरेंट है उससे। तो वो लॉ लग गए, कहने लॉ अगर किसी चीज़ की लग जाए हासिल करने की तो वो ऊपर वाला भी मदद करता, और मेरे जहन में लग गया कि मुझे हासिल करना, चाहे वो रेडियो हो टीवी हो। तो मैं कानपुर से भाग भाग के आता था। एक आध प्रोड्यूसर से मुलाकात भी हो गई जो कवरेज करने गए हुए थे, अशरफ साहब वगैरह। तो मैं आने लगा, उनसे ताल्लुक़ बढ़ा, और किसी तरह 82 में मैं एज ए आर्टिस्ट कामगार सभा या उसमें गीत लिख के, उनका मजदूरों पे कोई गीत है, हम ना भी लिख देता हूँ, लिखा के इस तरह से एंट्री हो गई मेरी। और फिर धीरे धीरे एंकरिंग करने लगा कुछ प्रोग्राम्स की, और मैंने बड़ी बड़ी हस्तियों के जैसे खतील शिफाई हुए, मलिकज़ादा मंजूर साहब हुए, हिमायत अली शायर पाकिस्तान के, और इन सब लोगों के मैंने इंटरव्यू 86 में PWA कॉन्फ्रेंस में हुई थी अवध पंच के लिए हम फिर उनको लाइनअप भी किया और उनको वहीं रिकॉर्ड भी किया। ये मेरी खुशनसीबी कि हमने बड़े इंटरव्यू किए उसके। और फिर आप जैसी शख्सियतें हमसे आशीर्वाद से 90 में मैं दूरदर्शन के न्यूज़ रीडर के हैसियत से वाबस्ता हो गए। उसमें आपका भी बहुत बड़ा किरदार है मेरे इस इस्टेब्लिश करने में। ऐसा तो था दूरदर्शन से जुड़े थे लेकिन इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहे थे, तो इस्टेब्लिश वो आपने किया, और उसके बाद फिर ये सिलसिला चलता रहा। और चलने के बाद 2000 में मैंने यहाँ रिज़ाइन करके सहारा ज्वाइन कर ली। वहाँ के उर्दू चैनल के हेड होके मैं 15 साल वहाँ गुजार के फिर 15 में। अभी क्या व्यस्तता रहती है आपकी? अभी मेरी व्यस्तता ये है कि डॉक्यूमेंट्री टाइप हुए या कोई एपिसोड बनवाने हो, जैसे दूरदर्शन के लिए मैं सामने तो नहीं हो सकता था, तो लेकिन मैंने स्क्रिप्ट और लाइनअप करके मैंने 26 एपिसोड फन और फनकार के नाम से बनाए। वो मैंने खुद एंकर नहीं की, अपनी वाइफ से क्रोमा में करके उस तरह इंटरव्यू खुद मैं ही करता था, लेकिन क्रोमा में करके वो चला। तो ये एक अचीवमेंट, और इसी तरह के काम मिलते रहते हैं। और बाकी नेशनल इंटरनेशनल मुशायरों में तो सहभागिता रहती है। कुछ सीरियल, संसार सीरियल में लिखा था, कुछ हमारी काम था। और खुशनसीबी ये है कि बप्पी लहरी जो बहुत बड़े लीजेंड म्यूज़िक डायरेक्टर थे, उनकी आखिरी फिल्म का आखिरी गाना हमने लिखा। और लॉकडाउन के टाइम में कि कहीं आ नहीं जा रहे थे और दुनिया बिल्कुल साकित हो गई थी, उस बीच वो तलत अजीज़ के लिए मैं लिखता हूँ, सब गज़लें उनके एल्बम के लिए। तो उनके जरिए उन्होंने कहा कि मुझे टॉप क्लास का शायर चाहिए, मुझे दो। तो उनका मेरा काम तो ये करते हैं, आप देख लीजिए। कुछ मेरी गज़लें भी सुनाई उन्होंने, खूबसूरत आँखें वगैरह। तो कहें हाँ यही चाहिए। तो वो हो गया, यहीं बैठे बैठे की। नेक्स्ट डे अपने भेज भी दी और उन्हें पसंद भी आए। तीसरे दिन उन्होंने तलत इसको बुला के रिकॉर्ड कर। नहीं, ईश्वर करे आप ऐसे ही सक्रिय बने रहे। अब 2-3 चीज़ें आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा। मुशायरों का स्तर इधर पिछले 1 दशक में गिरा है, इसकी क्या वजह मानते हैं आप? 1 दशक नहीं प्रभु जी, मुझे लगता है कि ये 2 दशक हो गए। अच्छा। जो लोग थे हमारा अदब का या हमारा साहित्य का स्तंभ हुआ करते थे, जैसे कैफी आज़मी साहब, गोपाल दास नीरज जी, और बड़ी बड़ी शख्सियतें जो आप इसमें थे, मजू साहब, कैफी साहब, जानिसार अख्तर, निदा फाजली, डॉक्टर बशीर बद्र, मलिकज़ादा मंजूर अहमद, गुलजार देलवी साहब। तो ये जब भी लोग होते थे स्टेज पे तो स्तर भी लगता था और नज़र भी आता था, सुनाई भी देता था और दिखाई भी देता था कि अरे ऐसी बड़ी जगह। आज क्या है, आज वो लोग नहीं रह गए। एक दिन मुनव्वराना ने मुझसे कहा कि कह रहे यार, हम लोग अभी इस काबिल नहीं थे कि सीनियर कहलाएं, ये हमारी बदकिस्मती है। लेकिन मामला ये है कि अब कोई रहा ही नहीं सीनियर, तो मजबूरी है कि वो हम सीनियर कहलाने लगे। सुनने वाले भी नहीं रहे वैसे। सुनने वाले तो वो जारी है, स्तर तो ख़त्म ही हो जाएगा। अब जब कैफी आज़मी को जिस लेवल से आप आके सुनेंगे, और वहाँ ये आ गया हसन काज़मी को आप सुन रहे हैं, इससे ऊपर स्तर ही नहीं है। तो वो एक लेवल होता था, वो लोग नहीं आते हैं आयोजन में, वो शख्सियत का किसको सुनने जाए। कोई भी तो लेस देखेगा, इसमें तो कोई मेरे स्तर का है। यही कवि सम्मेलनों का ये सेम दोनों स्टेज की बात कर रहा हूँ कि अब नीरज जी नहीं रह गए, कुछ नहीं रह गया। अब है क्या स्टेज पे? वही कुमार विश्वास, वही शैलेश लोढ़ा जो चुटकुले सुना रहे हैं, लतीफ़े सुना रहे हैं, शायरी तो नहीं है ना। नीरज जी थे जो स्तर के अलीगढ़ का रहने वाला, जो इल्म और अदब की नगरी कहलाती है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, उस जगह से ताल्लुक़ रखने वाले नीरज जी
हमारे सम्मान की बात है, मैं खुशनसीबी है हमारी कि हमने उनके साथ स्टेज पढ़ा, हमें बेटा तस्लीम करते थे, हमारा घर का आना जाना था, ये सिलसिला उनके साथ हमने सफ़र किए, उनके साथ ये पूरी ज़िंदगी हमारे ख्याल में 40 साल तो हमने गुजारे हैं उनके साथ। नहीं, नीरज जी हो या कैफी साहब हो, ये अपने आप में संस्था थे भाई, इनका उनके साथ उठना बैठना ही अपने आप में ये था कि अरे साहब किसके साथ बैठे हुए, किन लोगों के साथ बैठे हुए हैं। तो ये एहसास और खुशनसीबी है कि मैंने फैज़ अहमद फैज़ के साथ भी 2 मुशायरे पढ़े, एक लखनऊ और एक दिल्ली इत्तेफाक। उसके बाद फिर वो 86 में जब वो कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसकी प्रेमचंद ने बुनियाद रखी थी इसी लखनऊ में, प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन की, प्रगतिशील लेखक संघ की, प्रेमचंद जी ने उसकी अध्यक्षता की थी इसी लखनऊ शहर में। तो उसकी गोल्डन जुबली 86 में मनाई जा रही थी, कैफी आज़मी उसके चेयरमैन थे और मैं उनके असिस्टेंट के तौर पर, बेटे के तौर पर कैफी साहब के साथ साई की तरह ज़िंदगी भर रहा। तो उस दौरान दुनिया का कोई ऐसा बड़ा फनकार, चाहे वो अंग्रेज़ी का हो, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे भीष्म चांदी हो, चाहे मुल्क राज आनंद साहब हो, इन आँखों ने देखा, उनके साथ सफ़र किए, उनकी खिदमत की हमने एक हफ्ते। फैज़ अहमद फैज़ थे नहीं तो फैज़ अहमद फैज़ की वाइफ एलिस फैज़ और उनकी बेटी सलीमा हाशमी 1 हफ्ता यहाँ रखे गए हैं भी। ये जो गिरावट आई, ये तो इसको बहुत आपको पीड़ा होती होगी ये देख कर, क्योंकि आपने ऐसा समय देखा। हाँ, मैं अक्सर मुझे मुशायरे में जाके मुझे बहुत दुख होता है कि यार क्या स्तर गिर गया, कैसे लोग बैठते थे। मैं एक वाक़या सुना देता हूँ। राहत इंदौरी और हम लोगों का साथ बहुत ज़्यादा था। रात हम उम्र भी थी हमारे और 10 साल बड़े थे हमारे, तो लेकिन सफ़र हम लोगों ने पूरी दुनिया का साथ साथ किया, दोनों की ट्यूनिंग ऐसी थी। तो राहत भाई एक दिन आए और थोड़ा सा उनके मस्ती का आलम रहता था उनका, तो वो अपना गया, उसमें देर हो जाती थी अक्सर। ये स्टेज मुशायरा शुरू हो गया, मैं यार चलेंगे मुशायरा, तो भाई हम लोग को 4 बजे 3 बजे पढ़ाएंगे, क्या फ़ायदा। तो वो अपना आराम से भी गए, अपना सब आके बैठे, देखा स्टेज सजा हुआ पूरा इधर, तो आके ही पीछे की तरफ बैठ गए। सब लोग कहने मिल गए जूनियर, आइए आगे आइए, राहत भाई, हसन भाई आगे आइए। वो नहीं ठीक है। तो उस समय सिगरेट पीते थे राहत भाई, मैं पान खाता, थूकने में आसानी हुई है। वो एक दिन कहने लगे, यार हसन, यार एक ज़माने में हम लोग स्टेज पे जिस टाइम चढ़ते थे तो इधर नज़र डालते थे, रघुपति साहेब फ्राक हुई, इधर नज़र डाली तो मालूम है कि कैफी आज़मी, फिर इधर नज़र डाली शमीम जयपुरी, फिर इधर नज़र डाली तो मालूम हुआ कि मजरू सुल्तानपुरी, मोइन हसन जज्बी, नीरज जी। अरे नहीं यार यही ठीक है, ये चप्पलों में बैठे ठीक है। कहना आज आते हैं तो आज देखते हैं कि इधर देखिए जौहर कानपुरी बैठे हुए हैं, इधर देखिए कि जमील खैराबादी बैठे हैं, इधर देखिए शबीना अदीब बैठी हैं, इधर देखिए तो कहना यार नहीं ठीक है, आज भी हम यही ठीक है। तो मैं इसको ऐसे जोड़ता हूँ कि ये सिर्फ मुशायरों के स्तर में गिरावट नहीं आई है, कभी सम्मेलनों के स्तर में गिरावट नहीं है। ये जिस समाज में साहित्य का डिवैल्यूएशन होने लगता है, उसकी जगह खिसकने लगती है, तो वो समाज फिर चरमराने लगता है। साहित्य तो समाज का दर्पण होता है। कोई भी तस्वीर देखना चाहे अपने समाज की, आप उस समकालीन लोगों के साथ जो है उनकी कोई स्तरीय रचना देख लीजिए, चाहे वो पोइट्री हो, चाहे शायरी हो, चाहे फिक्शन हो, आपको वो गिरावट नज़र आएगी। मुझे लगता है न केवल सुनने की चाहत कम हुई है लोगों में, बल्कि पढ़ने की चाहत भी कम हुई है। और ये जो नई जनरेशन है, कंप्यूटर जनरेशन, इंटरनेट जनरेशन, इसने तो और भी तबाह कर दिया। कोई लोग पढ़ना ही नहीं चाहते। मामला ये कि पढ़ते नहीं है। हम लोग पढ़ते थे, मान लीजिए उस ज़माने में हम लोगों को 150-200 रुपये मिलते थे। बहुत बड़े शायर हुए, वसीम साहब या बशीर बद्र साहब, इन लोगों को 300-400, बहुत बढ़ गई 600-700, बहुत बड़ा पेमेंट होता था। कैफी साहब वगैरह बम्बई से आते थे, 1000 रुपये 800 दे दिए। अच्छा, वो कभी इस तरह का वो नहीं। तो दूरदर्शन में जो हम लोग मुशायरा करते थे, आप देखिए 200-250 रुपये देते थे, 150 75 रुपये न्यूज़रीडर को देते थे। हमने कितनी चेकें साइन की जी, आप तो सब, लेकिन वो बड़ा सम्मान माना जाता। लेकिन वो बड़ा सम्मान होता था। वो चेक की तस्वीर फोटो खींच के रखते थे कि साहब देखिए, उसको मतलब उसका कॉन्ट्रैक्ट रखते थे संभाल के। वो एक सर्टिफिकेट, एक अवार्ड की तरह होता था कि में
रेडियो पे पढ़ के आया हूँ मैं, दूरदर्शन। नहीं, हमारे जो आते थे लोग पूरी फाइल लाते थे कि मैंने देखी 66 में। आज भी मैं दूरदर्शन अगर से किया, अपना देखूं पूरा निकालूं तो मतलब मेरी फाइल तो बहुत बड़ी होगी। कॉन्टेक्ट साइन भी होता था। तो ये इस तरह लोग नहीं रह गए। मामले हम बता रहे हैं कि आपसे 150-200 मिलते थे मुशायरे के। वाली आसी साहब ज़्यादातर होते थे, वहीं से जाते थे मुशायरों, लौट के वहीं आते थे अमीनाबाद। तो उनकी किताबों की दुकान थी, तो उनकी किताबों का मामला ये, तो उनके पास पाकिस्तानी शायरों की बहुत अच्छी, और यहाँ के हिंदुस्तानी शायरों को भी वो छापते थे। तो अपने पसंद के, हाँ पसंद के शायरों को मैं, तो वो मैं आके जो है 150 अगर पेमेंट मिला तो मैं 50 रुपए की किताबें खरीदता था। बताइए। हमने ये रखी हूँ। हमने कहा ये तो अतिया मिला है हमें, तो ये इसी में जाना चाहिए। तो वाली भाई अक्सर जिक्र करते हैं ये लड़का बहुत तरक्की करेगा। कहने जो सीनियर हमारे श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे अपने आप को अच्छी चीज़ों से जोड़ें, पढ़े लिखें, क्या करें, कैसे शुरुआत करें? देखिए, जो हमारे नए लिखने वाले हैं उनसे ही मेरा मशवरा है कि पढ़िए, क्योंकि जब आपके अंदर एक फनकार छुपा हुआ, आपको कहने की सलाहियत है, आपके अंदर एक शायर है या अदीब है या राइटर है, कुछ भी है, तो वो उसको अंदर, तो उसके अंदर सलाहियतें हैं लिखने पढ़ने की, और जज्बा है, लेकिन उसको राह दिखाने वाला कोई नहीं। अब वो लोग नहीं रह गए हैं। हम सब मशवरा कर लेते हैं, हम सफ़र होता था, मान लीजिए 2 दिन का सफ़र कैफी साहब के साथ है या बशीर बद साहब के साथ या वसीम बरेलवी साहब, तो हमने कुछ लिखा पढ़ा तो मैं सुनाता चला जा रहा हूँ, और वो टोक भी रहे हैं, राय दे रहे हैं, मशवरा। अब कोई है नहीं, हम लोग अपने को इस काबिल नहीं समझते। तो उसका सिर्फ एक ही इलाज था, हमने जो हासिल किया, मैंने कोई उस्तादी और उसके कायल कभी नहीं रहा। मैंने सिर्फ किताबों को अपना दोस्त बनाया, किताबों को अपना राहबर बनाया, और किताबें जो आपको देंगी वो कोई नहीं दे सकता। तो वो जितना आप अंदर डालेंगे और जितनी मिट्टी में आप अपना ईंधन झोंकेंगे तो निकलेगा तो वही। बहुत अच्छी बात आपने कही। किताबों से बढ़िया कोई हमसफर कोई दोस्त दुनिया में भाई। बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, और हम ये उम्मीद करेंगे कि आप हमारे मन से जुड़े रहें, हमारे श्रोताओं के लिए कुछ पेश करते रहें, और हम उम्मीद करेंगे इसी मंच पर एक बार फिर आपसे। मुझे खुशी है कि हमारा जो दूरदर्शन का सफ़र शुरू हुआ उसमें भी आप हमारे रहबर थे, हमारे मार्गदर्शक थे, यहाँ भी आप मार्गदर्शक हैं। आपके साथ की कृपा नहीं छूट सकता। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। फिलहाल वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, और चलते चलते आपको एक बार फिर से अपने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता और सपोर्ट के लिए जो एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है वो बताना चाहूंगी, 14567। इस नंबर पर आप सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं, और किसी भी प्रकार की सहायता आपको यहाँ पर प्रदान की जाएगी। अगली बार फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी खास शख्स की प्रेरणादायक जीवन यात्रा की कहानियां लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मैं तृप्ति लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।